रेवोल्यूशन वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है। इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, पहले उसको ये समझ लो आप। फ्रेंच रेवोल्यूशन इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये पहला रिवॉल्ट है। इसके बाद दुनिया में रिवॉल्ट होना स्टार्ट हुए थे और यहाँ पे पहली बार मोनार्की सिस्टम को हटाया गया था और कई सारे सिस्टम यहाँ पे देखने को हमें मिलेंगे। और इसी चीज से सीख कर, अगर आपको ध्यान हो, कुछ राजा राम मोहन रॉय और टीपू सुल्तान, वो इसी रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़कर, इनके बारे में जानकर ही उन्होंने ब्रिटेन के अगेंस्ट रिवॉल्ट करने के बारे में सोचा। या फिर एक जो इनिशिएटिव होता है ना किसी चीज को स्टार्ट करने का, वो यहीं से शुरू हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं, काफी इम्पोर्टेंट चीज है। नो डाउट ये चीज आपके नॉर्मल हिस्ट्री में नहीं है, जो इंडियन हिस्ट्री होती है, वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। लेकिन आप पढ़ेंगे इस वर्ल्ड हिस्ट्री को, वहां भी पढ़ेंगे, यूपीएससी के अंदर भी और यहाँ भी होगा, ठीक है। काफी बड़ा चैप्टर है, डिफिकल्ट भी है, इंग्लिश भी हो सकता है आप लोगों को डिफिकल्ट लगे। तो करना ये है, जब हम पढ़ेंगे तो आपको, अगर कोई हिंदी मीडियम वाला है तो वो हिंदी मीडियम की बुक से पढ़ ले, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो तो डेफिनेटली इसको बार बार पढ़िएगा। 7 से 8 बार आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, इतना डिफिकल्ट है, ठीक है। मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, जहां जहां हाईलाइट कर रहे हैं वो चीज आपको याद करनी है। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो उन्हीं जगहों से पूछा जाएगा, बाकी सारी चीजें कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। बट जो फैक्ट आपको याद रखने होंगे, जो चीजें आपको याद रखनी है, उनको मैं साथ साथ हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों के पास सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी अवेलेबल है इस बुक की या नहीं? यस सर बुक है। बुक है, गुड, ठीक है। हम लोग कोशिश करेंगे कि देखो, मैं आपको बता दूं, हम लोग है ना बहुत लिमिटेड ही पढ़ेंगे। जैसे लिमिटेड बता दूं मैं आपको कि एनसीईआरटी हम लोग पढ़ेंगे पूरी की पूरी, एंड हर एक सब्जेक्ट की एक एक बुक पढ़ेंगे। और मेरी ये गारंटी है, अगर आपने हर एक सब्जेक्ट, जैसे हिस्ट्री के लिए है हम स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, अगर आपने वो बुक भी रेडी कर ली ना, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं अगेन बोल रहा हूँ, बहुत सारा मटेरियल पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिलेक्टिव चीजें पढ़नी है, बट उनको बार बार पढ़ना है, ठीक है। आप किसी भी, जो भी अभी सिलेक्ट हुए हैं अभी के पहले के, आप कहीं भी पढ़ लीजिएगा, कहीं भी उनका इंटरव्यू होगा तो वो एक बार जरूर बोलेंगे कि आपको 50 बुक पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको एक ही बुक 50 बार पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। और वैसे भी आपको पीएचडी नहीं करनी है कि 10 बुक पढ़नी है, आप सिर्फ वो करिए जिससे हमारी कट ऑफ क्लियर हो, हमारा सिलेक्शन हो पाए, ठीक है। तो मत भटकना बहुत सारी बुक्स को इकट्ठा करने के लिए। अगर आपने एक बुक भी ढंग से पढ़ ली, उससे भी अपना काम चल जाएगा, हर टॉपिक के रिगार्डिंग, मतलब हर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एक बुक ले लिया आपने, ठीक है, ज्योग्राफी के लिए एक पढ़ ली, लक्ष्मीकांत हो गया, पॉलिटी के लिए हो गया, इकोनॉमिक्स के लिए रमेश, मतलब रमेश सिंह हो गई, देन करंट अफेयर वाला पार्ट हो गया वो, तो उसके उतना ही कर लोगे ना, तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। और बेसिकली उतना ही आप ढंग से कर लोगे ना, वही हो पाए, इतना ही कर पाएंगे आप पूरे साल भर में। तो पॉइंट ये है, एनसीईआरटी को बार बार पढ़ेगा, एंड देन ये बुक्स जो मैं आपको कराऊंगा उनको बार बार पढ़ना है, ठीक है। जितना भी आपको बीच में टाइम मिलता है उतना आप रिवाइज करिए चीजों को बार बार पढ़कर, ठीक है। हर बार आप पढ़ोगे ना एनसीईआरटी, आपको कुछ नई चीज मालूम पड़ेगी, हर बार 2-3 चीजें आपको नहीं मालूम पड़ेंगी। तो बस ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन चाहिए तो ऐसे ही करिएगा। बाकी किसी की बातों में मत आओ, कोई अगर बोलता है कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, इतना ये भी पढ़ना पड़ेगा, योजना भी पढ़नी पड़ेगी, कुरुक्षेत्र भी पढ़नी पड़ेगी, है ना, और क्रॉनिकली पढ़नी पड़ेगी, इतना नहीं, मत करो इतना सब कुछ, है ना, हो तो पाएगा नहीं। नहीं तो आप करके देख लो 1 महीने, आप ये समझिएगा कि क्या आप उनको याद रख पा रहे हो। और अगर याद रख ही नहीं पा रहे हो ना, तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ये चीज आप बस ध्यान रखिएगा, अगर आपको चीजें याद नहीं रह पा रही हैं तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। डन, मेरी बात समझ आ गई? बाकी आप लोग समझदार तो हैं ही, बाकी तो आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, बट रास्ता मैंने बता दिया आपको, ऐसे आप कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रांस एक कंट्री है, वहां के लोगों को फ्रेंच बोलते हैं। उन लोगों ने विद्रोह किया, उसे बोलते हैं रिवॉल्ट, ओके। और ये फ्रांस में हुई पहली विद्रोह या पहला रिवॉल्ट है, और इसीलिए हम यहाँ पे इसको पढ़ रहे होंगे। सबसे पहली बात तो, रिवॉल्ट हुआ कब? देखिए, द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन स्टेट ऑफ अलार्म। इसका मतलब ये हुआ कि 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में घंटी बज गई, अलार्म, मतलब एक तरीके से ऐसी कंडीशन क्रिएट हो गई जहां पे कुछ ऐसा होने वाला है जो अब तक नहीं हुआ हो, यानी कुछ बुरा इस टाइप का। अब हुआ क्या, जब
भीड़ इकट्ठा होना स्टार्ट हो गई तो किंग ने ट्रूप्स को, द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू सिटी, किंग ने अपनी आर्मी को ऑर्डर दिया कि आप सिटी में जाके घूमिए। बेसिकली मोटिव ये था कि आर्मी जाएगी तो रिवॉल्ट जो विद्रोही वगैरह होंगे वो ज्यादा बाहर नहीं निकल पाएंगे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से कमांड भेजा गया था ट्रूप को, ट्रूप यानी आर्मी, सेना। Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens, और रूमर्स ये फैल गए कि राजा ने आर्मी को अटैक करने के लिए या फायर करने के लिए भेजा है पब्लिक के ऊपर। और आपको तो मालूम ही है जब भी कभी ऐसे रूमर्स फैलते हैं तो फाइट होना पॉसिबल है ही, कि फाइट होगी ही होगी, और वैसा ही यहाँ पे भी होगा। Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. They broke into a number of government buildings in search of arms. तब हुआ क्या, लोग इकट्ठे हो गए, 7,000 के आसपास लोग इकट्ठे हो गए। तो देखो इंडिया में 7,000 नंबर बहुत छोटा है, लेकिन ध्यान रखना फ्रांस के हिसाब से 7,000 नंबर बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, वहां पे इतनी पॉपुलेशन नहीं है जैसे इंडिया में है। और इन लोगों ने क्या किया, गवर्नमेंट अपनी एक तरीके से मिलिट्री खुद ही की बना ली आपस में, और गवर्नमेंट बिल्डिंग को तोड़ना स्टार्ट किया। मोटिव ये था कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में आर्म्स वगैरह होंगे और वो आर्म्स इनको मिल जाएंगे, आर्म्स यानी हथियार, क्योंकि रिवॉल्ट करने के लिए हथियारों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille. हुआ क्या, कई सैकड़ों लोगों ने उस टाइम का एक फोर्ट, मतलब एक तरीके से जेल थी, बस्टाइल नाम से फोर्ट था, उसको इन्होंने घेर लिया और उस बस्टाइल को तोड़ दिया, यानी पूरे फोर्ट को तोड़ दिया। और तोड़ने का मोटिव ये था अगेन वही कि इस फोर्ट में तो एटलीस्ट एम्यूनेशन इनके पास मिल ही जाएगा इनको, क्योंकि इनके पास होगा और वो चीज इनको मिल जाएगी जो रिवोल्ट कर रहे हैं उन लोगों को। In the alarm fight that followed, the commander of the Bastille was killed and the prisoners released, there were only 7 of them. Yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. अब देखो हो क्या रहा है, उन्होंने फोर्ट तोड़ दिया, जितने भी प्रिजनर थे उनको फ्री करा दिया। ठीक है, अब नंबर कितना है वो बात इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कितने लोग फ्री कराए गए, बट अल्टीमेटली ये था कि जो बस्टाइल का पहले से ना वो एक तरीके से लोगों को हेट करते हैं। हेट क्यों करते हैं, क्योंकि वो एक सिंबल है राजा की डेस्पोटिक पावर का, मतलब सप्रेस करने की पावर। मतलब कभी कभी होता है ना कि कोई भी राजा के अगेंस्ट बोला कि तो लाओ उसको जेल में डाल दो, तो वो उस तरीके से वो जेल थी तरीके से बस्टाइल। पब्लिक ने उसको तोड़ दिया। द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिश्ड एंड इट्स स्टोन फ्रेगमेंट वर सोल्ड इन द मार्केट टू ऑल दोज हु विश टू कीप अ सुवेनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसका मीनिंग भी नहीं मालूम होगा कई लोगों को, तो मैं बता दूं आपको। ये फोर्ट्रेस यानी इस किले को तोड़ा गया और इसके बाद इसके टुकड़े, मतलब पत्थर, घर पे ले जाए गए एज ए सुवेनियर। सुवेनियर मतलब निशानी के तौर पर कि हमने ये फोर्ट्रेस को तोड़ दिया। और वो फोर्ट्रेस क्या रिप्रेजेंट करता है, वो जो फोर्ट है वो रिप्रेजेंट करता है राजा की, किंग की इनडिस्क्रिमिनेट पावर या फिर अनलिमिटेड पावर को। और ये इसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि हमने राजा की पावर को खत्म कर दिया। ठीक है, आगे देखिए, द डेज दैट फॉलोड सॉ मोर राइट्स बोथ इन पेरिस एंड द कंट्रीसाइड। और जैसे 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 दिन बढ़ते गए वैसे वैसे ही राइट्स बढ़ रहे हैं। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। काफी सारे लोग इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई फूड आइटम्स की प्राइस बढ़ चुकी है। इसलिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है, फूड आइटम्स की प्राइस बढ़ चुकी है। When historian looked back upon this time, they saw, अब देखिए यहाँ पे, when historian looked back upon this time, they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately lead to the execution of the king in France, though most people at the time did not anticipate this outcome. हुआ क्या, मोस्टली लोग जो थे है ना वो इसमें रिवोल्ट कर रहे हैं, और उस टाइम तक किंग ये समझ ही नहीं पाया कि इसका आउटकम क्या निकलने वाला है या फिर इसकी क्या आगे होने वाली है। ठीक है, मतलब आगे इसका आउटकम और क्या निकलने वाला है वो सब कुछ समझ ही नहीं पाया। और होगा भी क्या कि इसकी वजह से ही किंग को हटना भी पड़ेगा। ठीक है, हम देखेंगे आगे कि आगे आगे किंग इसकी वजह से हट जाएगा। ओके, तो देखिए, एंटीसिपेट यानी पूर्वानुमान लगाना। एंटीसिपेट का मीनिंग क्या होता है, पूर्वानुमान लगाना। मेरी वॉइस आ पा रही है आप लोगों तक? यस सर। गुड।
तो ये हो गया बस्टाइल का फोर्ट एक तरीके से पेंटिंग है। ये पेंटिंग ये रिप्रेजेंट करती है कि पब्लिक ने उस पूरे फोर्ट को तोड़ डाला। आगे देखिए, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। फ्रेंच सोसाइटी 18th सेंचुरी में कैसी थी, इसके बारे में समझेंगे हम लोग। ठीक है, देखो फ्रेंच सोसाइटी का बताया हुआ है कि अगर मैं नॉर्मली बताऊं तो फ्रेंच सोसाइटी 3 पार्टों में डिवाइडेड थी। ठीक है, जिसे हम लोग एस्टेट बोलते हैं। यहाँ साइड में आप बॉक्स में देखिएगा, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। कितने एस्टेट हैं? 3। फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट को क्लर्जी बोलते हैं। क्लर्जी में वो लोग आते हैं, एक सेकंड जैसे ना, एक सेकंड। तो हुआ क्या, 3 स्टेट है इसमें। यहाँ पे एस्टेट बोलते हैं इसको, ESTAT। एस्टेट यानी ग्रुप, क्लर्जी, नोबिलिटी और थर्ड एस्टेट। क्लर्जी में कौन आ गया? जो चर्च से बिलोंग करते हैं। नोबिलिटी में कौन आ गया? किंग और किंग की फैमिली और उनके रिलेटिव वगैरह। और उसके अलावा जो भी बचा, बिजनेसमैन है, ट्रेडर है, कुछ भी है, लॉयर है, डॉक्टर है, सब लोग किसमें आ जाएंगे? थर्ड एस्टेट के अंदर काउंट किए जाएंगे। अब देखो सोसाइटी में मजेदार बात ये थी कि सिर्फ और सिर्फ थर्ड एस्टेट के लोगों को ही टैक्स पे करना होगा। फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के लोग टैक्स पे नहीं करेंगे। टैक्स कौन पे करेगा? ओनली थर्ड एस्टेट। अब सोचो कि कुछ इस तरीके से हो कि गरीब आदमी से टैक्स लिया जा रहा है और ऊपर वाले लोग मजे ले रहे हैं। मतलब मंदिर वालों को या फिर चर्च वालों को कोई टैक्स नहीं देना, राजा को कोई टैक्स नहीं देना, और टैक्स कौन देगा? थर्ड एस्टेट के लोग। और राजा अपने मजे कर रहा है। मजे कर रहा है नहीं, रहने के लिए वर्सिलिस का एक नाम से पैलेस बनाएगा, बहुत शानदार है ना, और अनाप शनाप खर्चे कर रहा है। लोन ले रखा है उसने, मतलब बड़े बड़े रिच लोगों से। और उसके बाद वो फिर सोचता है कि यार खर्चे और ज्यादा बढ़ रहे हैं तो टैक्स और लगाया जाए पब्लिक के ऊपर। और जैसे ही वो ये सोचेगा कि पब्लिक के ऊपर टैक्स और लगाया जाए, और तब वो जाके क्या कर रहा हो, पब्लिक क्या बोलेगी, भैया नहीं, ऑलरेडी इतना सारा टैक्स है, हम और टैक्स नहीं दे पाएंगे। और तब जाके इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होगा। तो वो सब चीज कैसे होगी, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो चीजें हाईलाइट कर रहा हूँ वो आपको याद करनी है ना, ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात, ये टॉपिक का नाम फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो पहले तो ये समझिए लेट 18th सेंचुरी का मीनिंग कितना होता है, मतलब क्या होता है, कौन सी ईयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे लेट 18th सेंचुरी की बात। यानी ये हम बात कर रहे हैं 1780, यानी बेसिक अगर बात करूँ तो 1789 की बात की जा रही है। और हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे वो 1789 से लेके इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे 1804 तक। और एक छोटा सा जिक्र आएगा 1850 पे नेपोलियन की डिफीट हो जाएगी। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे 1789 से लेके 1804 तक की कहानी इसके अंदर। इन ईयर्स में ही यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज होगा। बहुत लंबे समय से चलती आ रही मुनाफी यहाँ पे खत्म हो जाएगी, है ना। तो थोड़ा सा फोकस बना के रखिएगा आप लोग। अब देखें, ये बिल्कुल लेटेस्ट एनसीईआरटी है, तो इसमें सब कुछ डेटा अपडेटेड है। और आपको मोस्टली एनसीईआरटी न्यू ही पढ़नी है, जो मैं बता दूंगा कि पुरानी कौन सी पढ़नी है, बट बाकी सारी नहीं पढ़नी है आपको। अब देखिए यहाँ पे, इन 1774 लुई 16 of the Bourbon family of king ascended the throne of France। अब देखो, आपने बिस्किट खाए होंगे मार्केट में, बर्बन खाए किसी ने? उसके ऊपर शक्कर सी लगी हुई आती है। Yes, sir. वेरी गुड। जिन लोगों ने भी खाए हैं ना, वो बर्बन जो बिस्किट बने ना, वो इसी नाम पे डाले गए हैं। मतलब फ्रांस के अंदर 1774 में लुई 16, आप समझ लो लुई 16 मतलब ये 16वें नंबर का है। इससे पहले भी और कई सारे लुईस हो चुके होंगे, ये राजा के नाम थे, तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से। सबसे अगर कोई पूछता है सबसे अच्छा लुई या फिर सबसे ज्यादा कैपेबल लुई कौन सा था, तो लुई 14 था। कौन सा था? लुई 14। और हिस्ट्री में ध्यान रखिएगा कि अगला आने वाला जनरेशन हमेशा खराब ही निकलेगा, मोस्टली खराब निकलेगा। ठीक है ना। तो ये लुई 16 है। लुई 16 का हुआ क्या भाई, 20 साल की उम्र में बन गया राजा। मतलब राजा तो पहले बन गया, मतलब लगभग 16 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में कर ली मैरिज। और मैरिज कर ली किससे है? ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट। जितने भी लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इसकी स्पेलिंग सीख लेना कि मैरी एंटोनेट की स्पेलिंग क्या होती है। ठीक है, जैसे ही ये राजा बना, तो राजा बनने के बाद देखा कि खजाना तो ऑलरेडी खाली है। खजाना क्यों खाली है? भाई 14 ने इकट्ठा किया था, 15 ने उड़ा दिया, और रहा बचा इसने कसर पूरी कर दी। यानी लुई 15 के बाद जब 16 आया तो क्या मिल रहा है? न्यू किंगडम, न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। एम्प्टी ट्रेजरी यानी खजाना खाली है, मनी है ही नहीं। क्यों हो गया खजाना खाली? क्योंकि आप याद करो,
जब एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी स्टार्ट हुई थी ब्रिटिश की, तब एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के अंदर आपको अगर ध्यान हो तो जो कॉम्पिटिटर था ब्रिटेन का वो कौन है? फ्रांस है। क्या आप लोगों को याद है थोड़ा बहुत? नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश का अगर कोई कॉम्पिटिटर है वो कौन है? फ्रांस। और फ्रांस ने क्या किया, एक तो अपनी लड़ाइयां लड़ रहा है, वो तो लड़ ही रहा है, इसके अलावा अमेरिका की 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंट कराने के लिए भी इसने अपनी आर्मी भेज दी। कितनी कॉलोनीज को इंडिपेंडेंट कराने के लिए? 13। अमेरिका की 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंट कराने के लिए अपनी आर्मी भेजी और वहां पे मनी खर्च की। कितना रुपए खर्च कर दिया इसने, ध्यान रखिएगा। उस टाइम फ्रांस की जो करेंसी थी उसका नाम था लिवरे, LIVRES, लिवरे। और ये करेंसी के अंदर फ्रांस लगभग लगभग 2 बिलियन से ज्यादा का लोन ले चुका था। 2 बिलियन से ज्यादा का लोन। अब आप सोचो 2 बिलियन, 2 बिलियन कितना होता है? बिलियन जानते हो कितना होता है? 1 बिलियन इक्वल्स टू, हाँ जी, 100 करोड़। वेरी गुड, वेरी गुड इसने। 1 बिलियन इक्वल्स टू 100 करोड़। और ध्यान दो कि लगभग 200 करोड़ का लोन लेके बैठा हुआ है। और ये ऐसे मत सोचना कि आज के टाइम में, आज के टाइम की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है 1879 या फिर 1889 वाले टाइम की। और इस टाइम में ये अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है। और इस अमाउंट पे उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है 10% की रेट से। किस रेट से इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है? 10% की रेट से। तो यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ भी है कि तो लोन लिया हुआ है और फ्रेंच लोगों मतलब इस राजा को टैक्स उस पर लोन पर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है कितना? 10% का। और इन सब चीजों से लगातार बर्डन किसके ऊपर बढ़ रहा है? फ्रांस के ऊपर। और फ्रांस का खजाना तो ऑलरेडी खाली है ही। तो सोर्स ऑफ इनकम आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, भाई सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा। अब सोर्स ऑफ इनकम तो ढूंढ नहीं पाएगा और उल्टा क्या बनाएगा, एक पैलेस बनाएगा, इसका नाम होगा वर्सलिस का पैलेस। कौन सा पैलेस बनाया जाएगा? वर्सलिस का पैलेस। तो ध्यान दीजिएगा, इनकम ऑफ सोर्स है नहीं, ऊपर से एक बहुत लग्जरियस पैलेस बनाया जाएगा, उसकी भी जिक्र हम अभी आगे करेंगे कि कितना लग्जरियस पैलेस बनाएगा ये अपनी क्वीन के लिए। तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब, ठीक है। और इन सभी से फाइट करने के लिए मनी चाहिए, और मनी के लिए क्या करेगा, ये नए नए टैक्स इम्पोज करेगा पब्लिक के ऊपर। अब यहाँ पे एक टर्म पूछ सकती है, व्हाट इज द मीनिंग बाई ओल्ड रिजीम। ओल्ड रिजीम क्या होता है, तो ध्यान रखिए ना कि जो फ्रेंच सोसाइटी थी 1789 से पहले, उसे क्या बोला जा रहा है? ओल्ड रिजीम। ओल्ड रिजीम किसे बोला जा रहा है? फ्रेंच सोसाइटी बिफोर 1789। 1789 से पहले की जो टाइम था, उस टाइम के लोगों को या फिर उसके सिस्टम को क्या बोला जा रहा है? ओल्ड रिजीम। अब थोड़ा आगे सोसाइटी की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंच सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज्ड, पीजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। पीजेंट यानी फार्मर, वो लोग जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं 90% है। हाउएवर ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन द लैंड दे कल्टीवेट। और सिर्फ उसमें से कुछ ही लोग हैं जिनकी खुद की जमीन है। तो कुछ ही लोग हैं, तो बाकी जमीन किसकी है? बाकी जमीनें हैं लैंडलॉर्ड लोगों की, चर्च की और रिच लोगों की। यानी मोस्टली जो पब्लिक है वो सिर्फ काम कर रही है उन जमीनों पे, उनकी वो जमीनें नहीं है, ठीक है। द मेंबर ऑफ द फर्स्ट टू एस्टेट दैट इज क्लर्जी एंड नोबिलिटी एंजॉय सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। प्रिविलेजेस बाय बर्थ का मतलब होता है कि इंसान में क्वालिटी हो या ना हो, लेकिन किसी पर्टिकुलर फैमिली में बॉर्न होने की वजह से उसे कुछ स्पेशल राइट मिल जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिविलेजेस। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? प्रिविलेज। और ये प्रिविलेज किसको मिले हुए थे? फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के लोगों को, ठीक है। अब हो क्या रहा है, उस टाइम पब्लिक ने मतलब पब्लिक के ऊपर जो टैक्स लग रहे हैं वो दो तरह के हैं, एक है तिथे और दूसरा है टैले। टैक्स कौन कौन से लग रहे हैं? दो टैक्स लग रहे हैं, एक है तिथे और दूसरा है टैले। तो ये मार्क कर लीजिए, तिथे एंड टैले। अब इसमें ध्यान दीजिए, तिथे जो टैक्स है वो लगता है चर्च, मतलब लगाता है चर्च। कहने वाली बात ये हुई कि तिथे जो टैक्स होगा उस टैक्स को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना और बांटना, ये सारा किसके हाथों में होगा? चर्च के हाथ में होगा। और टैली है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स यानी कि कोई भी इनकम अर्न की जा रही है या फिर कुछ और किया है तो उसको लगने वाला जो टैक्स होगा उसे हम लोग क्या बोल रहे होंगे? टैली। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? टैली। तो यहाँ पे बॉक्स में लिखा हुआ भी है, बॉक्स में ध्यान दीजिए। लिब्रे देखिए, यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, discontinued in 1794, लिब्रे।
दूसरा है क्लर्जी, ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शन द चर्च, उसे क्लर्जी बोलते हैं। तिथे क्या है? तिथे एक टैक्स है, अ टैक्स लिव्ड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी 100 किलोग्राम अगर ग्रो किया गया तो 100 किलोग्राम में से 10 किलोग्राम कौन ले लेगा? चर्च ले लेगा। एंड टैले होता है जो डायरेक्टली पे किया जाता है एस्टेट को। तो यार समझ में आ गया क्या टर्म्स यहाँ पे समझे हम लोगों ने? सबसे पहले हमने समझा लुई 16 है, 1774 की बात है, 20 साल की उम्र में मैरिज हो गई, क्वीन का नाम है मैरी एंटोनेट। उसने क्या किया हुआ है? एक तो अमेरिका की 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंट कराने की अपनी आर्मी भेजी हुई है, पहली बात। दूसरी बात, उसने क्या किया हुआ है? वर्सलिस का पैलेस बनाया हुआ है। इन सभी कारणों से उसकी ट्रेजरी खाली हो चुकी है और वो सोच रहा है कुछ नए टैक्स लगाने की। अगली चीज हमने पढ़ी थी 1789 से पहले के टाइम को हम लोग बोलते हैं ओल्ड रिजीम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ओल्ड रिजीम। ठीक है। उसके बाद सोसाइटी के अंदर जो प्रिविलेजेस थे वो कौन एंजॉय कर रहा है? क्लर्जी और नोबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। बर्थ मतलब सिर्फ जन्म लेने की वजह से उसको ये बेनिफिट मिल रहे हैं, तो उसे बोला गया है क्लर्जी और नोबिलिटी। ठीक है। देन यहाँ पे दो तरह के टैक्स हैं, तिथे एंड टैले। तिथे वो टैक्स है जो चर्च इंपोज करता है, वो की होता है कितना? 1/10। अगला है टैले। टैले क्या है? डायरेक्ट टैक्स। कौन इंपोज करेगा? स्टेट गवर्नमेंट, या फिर हम बात कर सकते हैं राजाई तरीके से, चर्च इंपोज उसको नहीं करेगा। यस, ज्यादा समझ में आया आपको? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं आता? No, sir. ठीक है, आगे देखिए। एक फोटो दी हुई है ये आपको, स्पाइडर वेब के नाम से जानी जाती है ये क्या है? ऊपर देखो, कॉर्नर में देखोगे तो आपको मकड़ी दिखाई पड़ेगी, दिखाई पड़ रही है मकड़ी कहीं पे? Yes, sir. ठीक है। अब देखो मकड़ी के स्पाइडर वेब यानी मकड़ी के जाले की खासियत क्या है? किसी ने कभी नोटिस किया है क्या खासियत होती है मकड़ी के जाले की? मकड़ी के जाले की खासियत ये है कि जब इसमें मक्खी फंस जाती है तो मक्खी कितने भी तड़पड़ाती रहे उस जाले से बाहर नहीं निकल पाती है, और एंड में आके मकड़ी तो पूरा का पूरा जूस चूस लेगी और उसको मार डालेगी। ठीक है ना? तो वही चीज यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे क्या है? ये जो एक पर्सन बैठा हुआ है, एक तरीके से आप इसको क्लर्जी मान सकते हो या नोबल मान सकते हो। अब ये जो गरीब इंसान है दूसरा, ये जो भी अपना प्रोड्यूस है वो लाके इसको दे रहा है। तो देखो अब इस गरीब इंसान के पास तो प्रोड्यूस कम होगा, लेकिन इस इंसान के पास, रिच लोगों के पास बहुत सारा इकट्ठा हो गया, और इससे होता क्या कि फाइनली जो बेचारे ये गरीब आदमी वो ऐसे ही देता रहेगा इसको टैक्स, और वो बेचारा खुद मर जाएगा, और कौन फल फूल जाएगा? ये जो नोबल है वो इंसान। तो ये बताया गया है, इसे बोलते हैं स्पाइडर एंड द फ्लाई का स्टोरी, यानी स्पाइडर एंड फ्लाई। जिसमें मक्खी फंस जाती है जाल में, उससे बाहर नहीं निकल पाती है, चाहे कितना ही वो चाह ले कि हमें इस ट्रैप से बाहर निकलना है, बट वो इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाएगी। क्लियर? ये बात समझ आई? Yes, sir. अगला है स्ट्रगल टू सर्वाइव। स्ट्रगल टू सर्वाइव का मीनिंग क्या होता है कि 1715 में फ्रांस की पॉपुलेशन 23 मिलियन थी, बट 1789 में पॉपुलेशन हो गई 28 मिलियन। अब लोगों के पास एक तो मनी नहीं है पहली चीज तो, और दूसरा बेसिक नीड फुलफिल करने के लिए भी, खाने के लिए भी रुपए नहीं है। मतलब जो खाने के लिए अगर दिन भर में एक रोटी चाहिए ना, तो वो एक रोटी के लिए भी इनके पास रुपए नहीं है। इसे क्या बोला जा रहा है कि बेसिक मीन ऑफ लाइवलीहुड भी किसमें चले गए हैं? एंडेंजर में। बेसिक मीन ऑफ लाइवलीहुड भी किसमें चले गए हैं? एंडेंजर में। तो जब भी कभी किसी की भी बेसिक मीन ऑफ लाइवलीहुड एंडेंजर में चले जाते हैं तो उसे बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। मतलब अगर दिन भर में जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए एक रोटी चाहिए और वो एक रोटी भी नहीं मिल पाए, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे? उसे हम बोलेंगे सबसिस्टेंस क्राइसिस। क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी। तो सबसिस्टेंस क्राइसिस हो गया यहाँ पे। बस पूरी थ्योरी नहीं पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, बस ये ध्यान रखो सबसिस्टेंस क्राइसिस हो गया, नहीं फूड नहीं मिल पा रहा है उन लोगों को। अब ये फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट ये बताना चाह रहा है कि अगर अच्छी हार्वेस्ट नहीं होती है, बैड हार्वेस्ट होती है, तो ग्रेन की कमी पड़ जाएगी। ग्रेन की कमी पड़ेगी तो लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं होगा, और खाने के लिए खाना नहीं होगा तो बीमार पड़ जाएंगे, और बीमार पड़ जाएंगे तो मर सकते हैं। ये होता है इसका जी फ्लो चार्ट का फुलफिल करने में, जरूरत नहीं है पढ़ने की। अगला देखिए, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड एम्बिशंस एंड एंड ऑफ प्रिविलेजेस। अब हो क्या रहा था सोसाइटी के अंदर? मेहनत कौन कर रहा है सोसाइटी में? मेहनत कर रही है थर्ड एसेट के लोग, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर है, और टीचर है, वर्कर्स है, फार्मर्स है, ये लोग। बेनिफिट कौन उठा रहा है सबसे ज्यादा? बेनिफिट उठा रहे हैं क्लर्जी एंड नोबल्स। तो अब हुआ क्या कि धीमे धीमे इन
थर्ड एस्टेट के लोगों ने ये सोच लिया कि अब जो बेनिफिट्स है वो हम उठाएंगे और इनको बेनिफिट नहीं लेने देंगे, और धीमे धीमे जो थर्ड एस्टेट के लोग आगे बढ़ रहे हैं या फिर उनको अपने राइट मालूम पड़ रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोइंग मिडिल क्लास या फिर एंड ऑफ प्रिविलेजेस। एंड ऑफ प्रिविलेजेस का मीनिंग यही होता है कि अभी तक जो बेनिफिट लोग उठा रहे थे अब वो उनको नहीं मिलेंगे, तो इसे बोला जाएगा क्या, ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड एंडिंग ऑफ प्रिविलेजेस। क्या ये बात समझ पा रहे हो आप? हाँ जी। अरे मेरी वॉइस से समझ पा रहे हो ना? ठीक है, आगे देखिए, इसमें कुछ पढ़ना नहीं है बस। अब होता क्या है, अभी भी पब्लिक क्या है ना, खुद अवेयर नहीं हो पाती, उसको अवेयर करना पड़ता है, उसको थोड़ा जागरूक करना पड़ता है। जैसे कि हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, है ना, टीचर पढ़ाता है आपको कि आप पढ़ोगे तो खुद ही, लेकिन डायरेक्शन दिखाने वाला इंसान होता है। तो वैसे ही इस रिवॉल्ट के लिए भी जो डायरेक्शन दिखाने वाले इंसान है वो तीन है। इसमें से एक का नाम है रूसो, एक का नाम है वॉल्टेयर मतलब मॉन्टेस्क्यू, ठीक है, और एक का नाम है जॉन लॉक। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने कुछ अपनी अपनी फिलोसफीज दी। तो क्या क्या फिलोसफीज दी वो देखिए। इन तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से मैं लास्ट में आप कर रहा हूँ। These ideas envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunities for all were put forward by philosophers such as John Locke, Jean-Jacques Rousseau, है ना, और एक आएगा मॉन्टेस्क्यू आगे। तो इसमें देखिए, इन हिज टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, लॉक यानी जॉन लॉक sought to refute the doctrine of divine and absolute right, यानी जॉन लॉक ने बोला भैया कोई भी डिवाइन नहीं होता, डिवाइन मतलब भगवान कोई नहीं है, और किसी के भी पास एब्सोल्यूट राइट नहीं होने चाहिए। क्या बोलना चाह रहा है, जॉन लॉक बोलना चाह रहा है कि भगवान कोई भी नहीं होता है, डिवाइन कोई भी नहीं है, और किसी के भी पास एब्सोल्यूट राइट्स नहीं होने चाहिए। कई बात समझ में आई कि चाहे भले ही राजा ही क्यों ना हो, राजा के पास भी क्या नहीं होना चाहिए, एब्सोल्यूट राइट नहीं होने चाहिए। और इसने बोल भी दिया एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क, है ना, मोनार्क वाले जो एब्सोल्यूट राइट है वो उसके पास नहीं होने चाहिए। इसका मतलब भी ये है कि चीजें किसमें होनी चाहिए, लोगों में बटी हुई होनी चाहिए। क्लियर। अगला है रूसो। रूसो की स्पेलिंग रखिएगा ROUSSEAU। रूसो carried the idea forward, proposing a form of government based on a social contract between people and their representatives। रूसो बोलना चाह रहे हैं कि भैया लोगों के बीच में क्या होना चाहिए, लोग और गवर्नमेंट के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, यानी पब्लिक की भलाई के लिए गवर्नमेंट काम करे और गवर्नमेंट की भलाई के लिए पब्लिक काम करे, इसे बोला गया सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की फिलोसफी किसने दी है, रूसो ने, है ना। डिवाइन वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया है, लॉक ने, जॉन लॉक ने। अगला है मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने क्या बोला था, स्पिरिट ऑफ द लॉज। स्पिरिट ऑफ द लॉज यानी नियम कायदे वगैरह मानना। तो मॉन्टेस्क्यू क्या बोलता है, प्रपोज्ड अ डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। मॉन्टेस्क्यू बोलता है कि वो सारी पावर है ना एक बंदे के हाथ में नहीं होनी चाहिए, राजा के हाथ में तीनों पावर नहीं होनी चाहिए। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तीनों पावर एक ही इंसान के हाथों में आ जाएंगी तो वो क्या करेगा, इसका एक्सेसिव यूज करेगा। तो वो चाहते हैं कि किसी के भी पास एक्सेसिव पावर नहीं होनी चाहिए, पावर आपस में क्या होनी चाहिए, डिवाइडेड होनी चाहिए। कौन बोल रहा है ये वाली बात, ये वाली बात बोल रहा है मॉन्टेस्क्यू। ये बात समझ आई। और इन्हीं लोगों से मोटिवेट होकर या फिर इन्हीं लोगों से इन्फ्लुएंस होकर फ्रांस के लोगों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग और चीजों को समझने की कैपेसिटी, उनके रिवोल्ट करने की कैपेसिटी डेवलप होगी और लोग रिवोल्ट करने के लिए राजी होंगे। ठीक है, और ये एक दिन में नहीं हो जाएगा, लंबा टाइम लगेगा इसके अंदर, लेकिन अल्टीमेटली इनके स्लोगन्स, इनके जो चीजें थी, कॉन्सेप्ट थी, वो लोगों तक पहुंचेंगी और लोगों को उनमें सच्चाई मालूम पड़ेगी और लोग उसको डिस्कस कर रहे होंगे कि हाँ यार ये लोग सही तो बोल रहे हैं, और यही चीज धीमे धीमे बढ़ेगी और आगे जाके हम लोग क्या देखेंगे कि रिवॉल्ट होगा। ठीक है, अगली चीज देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। अब रिवॉल्ट हुआ कैसे, तो हुआ कैसे, तो जैसे मैंने बताया था कि लुई 16 क्या सोच रहा है, टैक्स इंक्रीज करने के बारे में सोच रहा था। देखो फर्स्ट लाइन देखिए, Louis XVI had to increase taxes for reason you have learned in the previous section। बेसिकली बताना चाह रहा है कि उसके खर्चे बढ़ चुके हैं, अब खर्चे पूरे करने के लिए वो टैक्स बढ़ाना चाहता है, और टैक्स बढ़ाने के लिए उसने पता किया भाई, अपने राजाओं मंत्रियों से पूछा भाई कि बताओ यार टैक्स कैसे लगा सकते हैं। तो मंत्रियों ने बताया कि साहब देखो, बहुत साल पहले की बात है जब टैक्स लगाए गए थे, और तब बुलाई गई थी एस्टेट जनरल की मीटिंग, मतलब वो तीनों एस्टेट लोगों की मीटिंग बुलाई गई थी। तो उसने बोला कि भैया फिर बुला लेते हैं मीटिंग। तो राजा ने बोला बुला लो, मंत्रियों ने बुला ली। अब
तरीका क्या था वहां पे समझ लो, फिर मैं रीडिंग कर दूंगा इसकी। तरीका ये था कि भाई 300 लोग आएंगे फर्स्ट एस्टेट से जिसे हम क्लर्जी बोल रहे हैं, 300 पीपल आएंगे सेकेंड एस्टेट से जिसे हम नोबल्स बोल रहे हैं, और 600 पीपल आएंगे किससे, थर्ड एस्टेट से। और टैक्स किस पे लगना है, थर्ड एस्टेट के लोगों पर टैक्स लगना है। अब मतलब मेन चीज क्या है, सुनो मेन चीज ये है कि यार पर पर्सन वन वोट नहीं है, पर ग्रुप वन वोट है। अब सोचो यार कि 3 ग्रुप है, एक है क्लर्जी, एक है नोबल, एक है थर्ड एस्टेट। टैक्स लगना है थर्ड एस्टेट पर, टैक्स मिलना है किनको, फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के लोगों में। अगर वोटिंग कराई जाएगी कि टैक्स लगाया जाए या ना लगाया जाए, और एक ग्रुप में अगर एक ही वोट है, तो सोच के देखो 3 में से 2 वोट तो हमेशा ये बोलेंगे ही बोलेंगे कि भैया लगाओ टैक्स, क्योंकि उनको तो रुपए मिलने वाले हैं। और नहीं मिलने वाले किसके हैं, किसको देने पड़ेंगे, थर्ड एस्टेट के लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। तो इसीलिए थर्ड एस्टेट के लोगों ने बोला भैया देखो नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, पर ग्रुप वन वोट नहीं होना चाहिए, पर पर्सन वन वोट होना चाहिए। क्योंकि 600 लोग उधर हो गए फर्स्ट और सेकंड में मिलाकर, और अकेले थर्ड एस्टेट में कितने लोग होंगे, 600 लोग होंगे। और सोच के देखो अगर 2-3 लोग भी भले मानुस निकल आए फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट से, तो डेफिनेटली कौन जीत जाएगा, थर्ड एस्टेट के लोग। क्या ये बात समझ पा रहे हो आप लोग, क्या ये वाली बात समझाई सभी को, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। और यही बात बोली जाएगी पर पर्सन वन वोट रखो, राजा इस बात को मानेगा नहीं, और थर्ड एस्टेट के लोग सारे के सारे लोग क्या कर जाएंगे, वॉकआउट कर जाएंगे उस मीटिंग से, और बाहर जाके अपना ग्रुप बनाएंगे और अपने आप को बोलेंगे कि हम ही है कंट्री की नेशनल असेंबली। क्या बोलेंगे ये लोग, कि हम ही है कंट्री की नेशनल असेंबली। ओके, तो देखिए यहाँ पे ऊपर वाली लाइन मार्क कर लिया आपने। अगली चीज ये थी कि देखो एस्टेट जनरल्स की मीटिंग में तीनों रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, तीनों ग्रुप के लोग, और वो कितने कितने हैं मैंने नंबर आपको बता दिया। इससे पहले मीटिंग कब हुई थी, तो वो ध्यान रखिए 1614 में। अभी क्या चल रहा है 1789, और इससे पहले मीटिंग कब हुई थी 1614 में। क्लियर। अब ये जो वो पूरी कहानी जो मैंने आपको समझाई वो यहाँ पे लिखी हुई है। ऑन 5th May 1789 Louis XVI called together an assembly of the states general to pass proposal of new taxes. A resplendent hall in the Versailles Palace prepared to host the delegates, यानी वो जो बड़ा था महल बनवाया था इसने वर्सलिस का, वहां पर इन सभी लोगों को बुलाया गया। The first and second estate sent 300 representatives each. फर्स्ट और सेकंड एस्टेट से 300 लोग आए, who were seated in row facing each other on 2 sides, और वो आमने सामने बैठे हुए थे। जबकि while 600 members of third estate had to stand at the back, जबकि वो जो थर्ड एस्टेट के लोग थे उनको बैठने के लिए सीट भी नहीं दी गई, मतलब खड़े रहो तुम लोग, ठीक है। और इस तरीके से मीटिंग हो रही थी। The third estate was represented by its more prosperous and educated members, और थर्ड एस्टेट में काफी सारे पढ़े लिखे लोग और रिच लोग आए हुए थे। देखो रिच है लेकिन ग्रुप कौन सा, थर्ड एस्टेट ही माना जाएगा। Peasant, artisans, women were denied entry to the assembly, ठीक है। इसमें पीजेंट्स को, आर्टिजन्स को, वुमेन को, मतलब फार्मिंग से जुड़े हुए लोग और कुछ जो छोटे मोटे हाथ से बनाते थे वो, और फीमेल, इनको आने का राइट नहीं था मीटिंग के अंदर। However, their grievances and the demand were listed in some 40,000 letters which the representatives had brought with them. कहने वाली बात यह है कि इन थर्ड एस्टेट के लोगों के बहुत सारे कंसर्न थे, बहुत सारे इश्यूज थे। वो इश्यूज ये लिखकर लेके आए थे कितने पेजों में, 40,000 लेटर्स के अंदर। क्योंकि उनको वोटिंग का राइट भी नहीं है, फीमेल को तो मीटिंग में जाने का राइट नहीं है, तो ये राइट जो नहीं मिल पा रहे थे उसके रिगार्डिंग लोग इकट्ठे होके आए थे, ठीक है। Voting in the state generals in the past had been conducted according to the principle that each estate had one vote. तो मैंने आपको बता ही दिया था कि पहले वोटिंग कैसे हुई थी कि हर एक एस्टेट के पास क्या होगा, वन वोट होगा। लेकिन अभी थर्ड एस्टेट के लोगों ने क्या डिमांड कर दी, इन्होंने डिमांड कर दी पर पर्सन वन वोट। क्या बात कर दी जा रही है अभी, वन पर्सन वन वोट, ईच मेंबर वुड हैव वन वोट। और राजा की बात को मानेगा नहीं, और जैसे ही राजा की बात के लिए मना करेगा ये लोग क्या होंगे, बाहर निकल आएंगे। और फिर आगे जाके 20 जून को ये थर्ड एस्टेट के लोग इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठे होंगे, और वहां पर ये ओथ लेंगे, यानी शपथ ले लेंगे कि अब हम कंट्री चलाएंगे और आज से हमारा ग्रुप ही नेशनल असेंबली होगा। क्या बोलेंगे लोग, आज से हमारा ग्रुप ही क्या होगा, नेशनल असेंबली होगा।
और इन लोगों की जो हेल्प कर रहे होंगे दो लोग, उनका नाम क्या है, एक का नाम है मिराबियू और दूसरे का नाम है अबेसियस। मिराबियू नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जबकि अबेसियस क्या है, क्लर्जी। बात कर लीजिए, ये मिराबियू किससे बिलोंग करते हैं, नोबल फैमिली से, जबकि अबेसियस क्या होंगे, क्लर्जी होंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अबेसियस ओरिजिनली अ प्रीस्ट है, और ये एक पैम्पलेट निकालेंगे, उस पे लिखा होगा व्हाट इज द थर्ड एस्टेट, ये लोगों को बताएंगे कि थर्ड एस्टेट है क्या। ठीक है, व्हाट इज द थर्ड एस्टेट, ये चीज बताएगा कौन, अबेसियस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे देखिए, ये जो नेशनल असेंबली है, अपने आप को थर्ड एसेट के लोग हैं वो बोलेंगे कि आज से हम ही इस कंट्री क्या है, नेशनल असेंबली है। और रूमर्स फैल जाएंगे पूरी कंट्री के अंदर कि जो थर्ड एस्टेट के लोग हैं वो कब्जा कर रहे हैं, यानी कंट्रोल कर रहे हैं बड़े बड़े हाउसेस पर, और जो भी ड्यूज हैं, जो उधारी थी वो अभी चुकाएंगे नहीं, मतलब जो बड़े बड़े लोगों से लोन लिया हुआ है वो नहीं चुकाएंगे। यहाँ पे दो टर्म्स है, मैनोर एंड चैटियो, यहाँ पे बॉक्स में दिया हुआ है न्यू वर्ड्स में। दोनों का ही मतलब एक तरीके से बड़े बड़े घर या मेंशंस होते हैं, पैलेस टाइप के घर होते हैं, कि जो रिच लोगों के घर थे उन पे कंट्रोल कौन कर रहा है, मिडिल क्लास के लोग। और एक तरीके से अब वो एरिस्टोक्रेसी जो थी, जो रिच क्लास का रोल था, वो खत्म हुआ लगेगा यहाँ पे, यानी वो खत्म हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, अब गवर्नमेंट करेगी क्या, एक तो तिथे टैक्स को खत्म कर, मतलब जो ये थर्ड एस्टेट लोगों ने जो ग्रुप बना लिया ना अपने आप में, जो नेशनल असेंबली बना ली थर्ड एस्टेट लोगों ने, वो क्या करेंगे, सबसे पहले तो बोलेंगे कि भैया टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स कौन सा नहीं लगेगा, पहली चीज तो ये कि जो चर्च लेता है टैक्स वो बंद कर दिया गया, पहली चीज। दूसरी बात, जो लोन था, आपको ध्यान होगा 2 बिलियन लिब्रे का जो लोन था इसके ऊपर, उसके लिए ये बोला गया कि भाई जितने भी रिच लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी अक्वायर कर लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे रिच लोगों की प्रॉपर्टी अक्वायर कर ली गई, और उससे लगभग लगभग 2 बिलियन लिब्रे का अमाउंट इकट्ठा किया गया। कितना अमाउंट इकट्ठा किया गया, 2 बिलियन लिब्रे का अमाउंट इकट्ठा किया गया, और जो लोन था वो चुकाया गया। लिब्रे उसकी करेंसी है जो कि खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहां तक हो गया हमारा। अब बताइए, यहां तक कोई डाउट किसी को, समझ में आई कहानी जो मैंने बताई आपको, Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं। इसकी पीडीएफ आप लोगों के पास, सभी के पास है कि नहीं, पहले बताओ। हाँ सर, सभी के पास है, बहुत एनसीईआरटी ऑलरेडी दी, ग्रुप पर दी हुई है, देखो टेलीग्राम ग्रुप पर दी हुई है मैंने, है ना, टेलीग्राम ग्रुप पर आप देखोगे, उसमें जाना डॉक्यूमेंट में, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी इन सभी एनसीईआरटी की, है ना वो। वो 9th क्लास ना। हाँ, 9 क्लास, क्लास 9 हिस्ट्री, क्लास 9 हिस्ट्री है ये। ठीक है, ओके सर। हाँ, वहां आपको मिल जाएंगी सारी की सारी पीडीएफ। और अगर आपको टाइम मिल पाता है तो इस पूरी बुक की आप एक बार, मतलब पूरे चैप्टर की रीडिंग कर लो एक बार, क्योंकि अगर आप एक बार रीडिंग कर लोगे ना तो मैं जब समझाऊंगा तो समझ में आएंगी इजीली। और अगर नहीं पढ़ोगे तो थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी आपको। चैप्टर बड़ा है नो डाउट, है ना। इसके आगे है फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, जो कि हम अभी नहीं करेंगे, हम अगली क्लास में करेंगे। जितना पढ़ा दिया, एटलीस्ट आप 2 से 3 बार की रीडिंग कर लें। जो भी आपके पास पीडीएफ पड़ी हुई है उस पीडीएफ का 2-3 बार रीडिंग कर लें। किसी भी वर्ड का मीनिंग अगर नहीं आया है तो मार्क करें और मेरे से पूछें। ठीक है, एंड पॉजिटिवली जिन लोगों ने इस बार आईएएस दिया था, प्रीलिम्स दी थी, नहीं हुआ है, अब वो मेहनत करें, क्योंकि तैयारी करने का भी एक लिमिट होता है कि बहुत लंबे टाइम तक आप तैयारी नहीं कर सकते हैं, मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। तो अपनी कैपेसिटी पहचाने, स्ट्रेंथ, अगले 1 साल के लिए बिल्कुल जुट जाइए, बाकी काम छोड़ दो, पढ़ाई पे फोकस करो। कुछ बन जाओगे, सब कुछ चीजें सही हो जाएंगी, नहीं बन पाए तो सब चीजें खराब ही रहने वाली है। तो इसी को आप अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई कंसर्न है आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, थैंक यू।